मैं सुन रहा हूँ। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज, क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। भाई दोबारा सुन लिया करो, नहीं तो सारी 30 मार खाना कान जो बन रहे हो ना घट जाएगा आपका 2 दिन में। आप लोग दोबारा नहीं लेक्चर अटेंड करते, वो कंटेंट में पता चल जाता है मुझे। नहीं करेंगे ये सब चीज, स्केप मारेगा ब्रेन से। ठीक है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने नॉन स्कूलिंग या स्कूलिंग कुछ भी चुना है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ बच्चा, अब ना ट्रेंड बदल गया है। 2020 के बाद मान के चलो चीजें वैसी नहीं रही। 20 नहीं, 21 के बाद मान लो, हाँ 21 के बाद। क्योंकि अब ना लोग इंक्लाइन हो रहे हैं ज्यादा अपने लाइफ के तरफ, तो बोर्ड वोर्ड का ज्यादा कुछ खास नहीं पड़ा हुआ है। बच्चों का सोच में देख रहा हूँ, जब भी कोई बच्चा होता है ना, उसको लगता है भले वो किसी भी, वो पढ़ाई किया हो ना हो, कैसा भी उसका एकेडमिक्स रहा हो, और अब सबको भैया अच्छा करना है लाइफ में। ये चीज मैंने देखा है, ज्यादा इंक्रीज हो रहा है ये सब चीज, क्योंकि इंटरनेट बूम कर गया। अब लोग का ध्यान ना थोड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तरफ ज्यादा हो रहा है, रादर की उनको बोर्ड में जाके टॉप करना है। ये सब एक टाइम पे था, टीवी चैनल पे आ गए, सीबीएसई में टॉपर बन गए तुम। अब बच्चों को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। कई बच्चों को देखता हो, अच्छा नंबर आ जाए बस इतना कि फॉर्म भरने लायक हो जाए हम। हमको तो भैया, और सही सोच भी है ये देखो। और ये जो कहता है ना फॉर्म भरने लायक, ऐसा कुछ नहीं है। तुम नीट का या जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, बोर्ड में ऐसे ही नंबर आ जाएगा बहुत सा, श्योरली। इतना कंटेंट है ना इसमें कि बोर्ड कुछ नहीं है इसके आगे। 50% इसका सिलेबस देख लो, बोर्ड खत्म हो जाता। तो इसका सिलेबस एक्चुअली डेप्थ है, पढ़ने में मजा भी है इसमें। तो भैया प्लीज रिवीजन करते रहा कीजिए। आइए बिना बात किए, जेड इफेक्टिव बढ़ता है बच्चा। क्या होता है? जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो साइज घट जाएगा। साइज क्या हो जाएगा? घट। तो सही बात है, इधर से इधर डिक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम क्या होता है बोलो? टॉप टू बॉटम सेल्स बढ़ता है ना, साइज क्या होगा? इंक्रीज और डिक्रीज। तो इधर से घट ही रहा है, ऊपर से नीचे बढ़ रहा है। तो पहला वाला कौन सा था बोलो? ए लीना ना कर, रब से किसके बारे में स्टडी नहीं करते हैं? फ्रांसियम के बारे में स्टडी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बहुत महंगा, यूज में नहीं आता, यूज केसेस। अच्छा, इसको इसको प्रिजर्व करके काफी हैवी, बहुत एक्सपेंसिव एलिमेंट्स बनाए जाते हैं, इवन कि मोर देन डायमंड से भी ज्यादा एक्सपेंसिव। समझ जाओ कितना ज्यादा है। अब आ जाइए सीजियम के बारे में। सीजियम जो है बच्चे, इनमें से स्टडी किया जाता है। तो सबसे बड़ा साइज किसका? सीजियम का। इधर से इधर से घट ही रहा है, तो सीजियम आपका जो प्लस हो जाएगा, वो लार्जेस्ट कटायन माना जाता है। लार्जेस्ट क्या बनाया जाता है? और स्मॉलेस्ट अनायन कौन सा होगा? सबसे छोटा अनायन कौन सा है? आंसर इज फ्लोरीन माइनस। कौन सा बोलो? फ्लोरीन माइनस इज द स्मॉलेस्ट अनायन। ठीक ना? ये सबसे स्मॉलेस्ट अनायन, लार्जेस्ट कटायन, और ये स्मॉलेस्ट पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है। इवन कि ये H माइनस से भी छोटा होता है। H माइनस तो भैया बड़ा होता है क्लोरीन से भी, और H माइनस लगभग बराबर होता है ब्रोमीन के। एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बस। ब्रोमीन कितना बड़ा है लगभग, लेकिन हाइड्राइड आयन उसके लगभग बराबर हो जाता है। ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। सबसे स्मॉलेस्ट अनायन पूछा, F माइनस। लार्जेस्ट कटायन पूछा, CS। ठीक है। अब मैं क्लोज कर रहा हूँ एटॉमिक साइज वाली प्रॉपर्टी को। ठीक ना? बहुत सारा कंटेंट हो गया, सारे एक्सेप्शंस वगैरह जितने थ्योरी थे मैंने सारे करवा दिए। अब आते हैं बच्चे डायरेक्टली, बिना टाइम किए गिल किए हुए, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। बोलो मेरे साथ, कौन सी एनर्जी? जल्दी बोलो। आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी? द टर्म आयोनाइजेशन कम फ्रॉम द वर्ड आयन। किससे कर्म क्या है बोलो यहां से? ठीक है। आयन मीन्स व्हाट? आयन का मतलब होता है कि कोई एटम है, उसका सेंटर पार्ट न्यूक्लियस है, और चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इस तरीके से। ठीक है। भी पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 8। बोलो हाँ या ना? और लास्ट एक और बना लो इसमें, तो मान लो ऐसे करके एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है।
तो ये K वाला सेल, ये L वाला सेल और ये कौन सा वाला? अब अगर लास्ट वाले सेल से मतलब जो लास्ट सेल होता है जिसको हम लोग वैलेंस सेल कहते हैं, कौन सा सेल कहते हैं? वैलेंस सेल कहते हैं, ठीक है? इस सेल से अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकाल दो बाहर, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो बाहर निकाल दो, तो इलेक्ट्रॉन क्या फ्री में बाहर निकल जाएगा? नहीं। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? माइनस। न्यूक्लियस पे कैसा होता है बच्चा? प्लस। दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन या रिपल्सन? अट्रैक्शन। जब तक आप इस अट्रैक्शन को ओवरकम नहीं करेंगे, खत्म नहीं करेंगे, तब तक ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने वाला है नहीं। तो इस इलेक्ट्रॉन को जब कभी आप बाहर निकाल देते हो, कौन से सेल से जल्दी बताओ? वैलेंस सेल से। तो ये जो नॉर्मल, ये किसका है बताओ? कितने इलेक्ट्रॉन से? 11 इलेक्ट्रॉन से। तो भैया ये होगा सोडियम का। किसका होगा? कॉन्फ़िगरेशन 281, हाँ या ना? इसका एटॉमिक नंबर कितना? 11। एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, आप ही बता दो क्या बन जाएगा? ये सोडियम प्लस या सोडियम माइनस? माइनस बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो क्या ये एटम से क्या चीज में कन्वर्ट हो गया? बोलो। आयन में। एटम से क्या चीज में कन्वर्ट हो गया? आयन में। और जब कोई एटम से आयन में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, किसका रिक्वायरमेंट होता है? एनर्जी का। दैट एनर्जी इज बेसिकली कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी? आयोनाइजेशन। जब तक आप इस अट्रैक्शन को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक ये निकलेगा क्या? तो ये जो भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट है जो अट्रैक्शन को ओवरकम कर ले, देन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कौन सी एनर्जी? जल्दी बताएं। आयोनाइजेशन। बट अट्रैक्शन को ओवरकम करना है। क्या करना है? ओवरकम मतलब खत्म करना है इसको। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। बट इसमें एक टर्म लिखा रहता है, दैट इज कॉल्ड एज अ आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये टर्म को पकड़िएगा इसके डेफिनेशन में। समझते हैं इस बात को थोड़ा डिटेल से। सोडियम का एक सैंपल लिया आपने, मान के चलो आपने, ऐसा मान लेता हूं 11 ग्राम सोडियम लिया। कितना ग्राम सोडियम लिया? इसमें से आप एक एटम को निकालोगे। किसके एटम को निकालोगे? एक एटम। किसके एक एटम? वन एटम ऑफ सोडियम को निकालोगे। ठीक है? एक एटम ऑफ सोडियम ऐसे थोड़ी निकल जाएगा। इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में। कौन से स्टेट में? गैसियस स्टेट में। ताकि सोडियम सेपरेट आउट हो जाए एक दूसरे से। सोडियम क्या हो जाए? बोलो। सेपरेट। और उसमें से किसी एक एटम में से अगर आपने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया, निकाल दिया, वो बॉन्ड को ब्रेक कर दिया एक्स्ट्रा एनर्जी डाल के, तो वो सोडियम एटम कन्वर्ट हो जाएगा Na प्लस में। ठीक है? जो एक्स्ट्रा एनर्जी आप इसके अंदर दे रहे हो ताकि ये सोडियम से इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाए और ये सोडियम अपने एटॉमिक स्टेट से आयोनिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, then that energy that you have given to a single atom, एक एटम को दिया, then that energy is basically called as a ionization energy। तो गौर कीजिएगा, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? ये टर्म आइसोलेटेड का मतलब होता है, आइसोलेट का मतलब ही होता है, आइसोलेट का मतलब होता है अकेलापन। ठीक है? किसी चीज को अकेला कर देना आपने, सिंगल कर दिया। गैसियस क्यों? क्योंकि मैंने बोला सॉलिड से क्या चीज में करना? गैसियस। इसीलिए टर्म लिखा गया। तो क्या लिखा गया? चलो डेफिनेशन इसका देखते हैं। डेफिनेशन कहता है कि किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम को इतनी एनर्जी दे दीजिए ताकि उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चले जाए, ताकि वो अपने एटॉमिक स्टेट से आयोनिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। वो जो एनर्जी आपने दिया है, देन दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन। समझ में आई बात? कौन सी एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी। तुम एनर्जी दे रहे हो या एनर्जी निकाल रहे हो? एनर्जी दे रहे हो। अरे यार, निकाल रहे हैं क्या एनर्जी इससे? इलेक्ट्रॉन ना बाहर आ रहा है, एनर्जी तो आप डाल रहे हो उसके अंदर। तो एनर्जी जब दोगे तो बच्चे, एनर्जी यू आर प्रोवाइडिंग द एनर्जी। एनर्जी जब किसी प्रोसेस के लिए आप देते हैं, देन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस कहलाता है बोलो? ठीक है?
डेफिनेशन सबको समझ में आया? ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ डेफिनेशन। राइट डाउन द डेफिनेशन, लिखो आयोनाइजेशन में, लिखिएगा, लिखिएगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन, the amount of energy given to 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 isolated gaseous atom, given to isolated gaseous atom, given to isolated gaseous atom, in order to separate, in order to separate, in order to separate or eject an electron, in order to separate or eject an electron, eject an electron from its valence shell, 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 valence shell, so that, so that, so that it converts from atomic state to, so that it converts from atomic state to, so that it converts from atomic state to gaseous ionic state, atomic state to gaseous ionic state, gaseous ionic state is called as, is called as ionization energy. It's called as ionization energy. It's called as ionization energy. Called as ionization. कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ठीक है? Now look here बच्चों, सुनो सब कोई। तो सारे बच्चे बताएंगे, आपको एक एटम चाहिए, बहुत सारे एटम चाहिए? एक एटम चाहिए। सॉलिड स्टेट या गैसेस स्टेट? सॉलिड स्टेट या गैसेस स्टेट? सॉलिड स्टेट से निकाल भी नहीं सकते आप। सॉलिड स्टेट में एक क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो। अब ये क्रिस्टलाइन लैटिस क्या है? सोडियम एक्चुअली 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है रियल लाइफ में। आप उसको तोड़ भी नहीं सकते। तो जब तक आप उसको दूसरे सोडियम से जुदा नहीं करेंगे, वो अपना इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है। तो आपको आइसोलेटेड गैसेस स्टेट बनाना पड़ेगा और ये कन्वर्ट होके Na+ में आएगा, तब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और इस दौरान जो एनर्जी आपने इसके अंदर डाला ताकि इलेक्ट्रॉन को छोड़ सके, उसे हम लोग आयोनाइजेशन। नाउ लुक हियर, आयोनाइजेशन एनर्जी को मैं कहता हूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इसका यूनिट होता है। क्या यूनिट होता है बोलो सब कोई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाता है? पर एटम। वाई पर एटम? चलो बताओ अब, पर एटम क्यों लिखा हुआ है? कि कितने एटम का चर्चा चल रहा है? एक एटम का, इसीलिए यूनिट क्या हो जाता है बोलो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब समझना बच्चा, यहां लिखा है आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये टर्म IE आया, सही बात है। बट इसको अगर तुम किसी एक मोल एटम के लिए कन्वर्ट कर लो, कितने एटम के लिए? 1 मोल एटम के लिए। व्हाट इज 1 मोल एटम? दैट इज 6.023 into 10 to the power of 23 एटम के लिए। याद आया 1 मोल? बताया था। तो इसी को बच्चे हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किलो जूल पर मोल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में और एटम को मोल्स में। एक मोल में कितना एटम होता है? इतना एटम होता है। और 1 किलो जूल मतलब कितना जूल? 10 to the power of 3 जूल। ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। 10 ओवर कितना जूल? 3 जूल। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का क्या रिश्ता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power of -19। चीख चीख के कई सवालों में ये चीजें आया था। बोलो आया नहीं था? हाँ ना? तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में और एटम को क्या चीज में? मोल में। जब एक मोल एटम की बात करते हो तो ये टर्म कन्वर्ट होके हो जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलने लगते हैं इसी चीज को? बोलो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी।
एंथैल्पी टर्म एनर्जी के लिए आता है, किसके लिए आता है? एनर्जी। तो देखिए क्या टर्म आता है? एंथैल्पी। तो याद रखिएगा आयोनाइजेशन एनर्जी कब कहेंगे? जब एक एटम का चर्चा चल रहा है। और एंथैल्पी कब कहेंगे? जब एक मोल एटम का चर्चा चल। ठीक है, अब थोड़ा सा कन्वर्जन समझिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में जो लगभग होता है डेटा, होता है 96.4 किलो जूल पर मोलिक्यूल, मोल सॉरी फॉर नॉट मोलिक्यूल, किलो जूल क्या चीज पर मोल, कितना बोलो मेरे साथ बोलेंगे सभी को ये डेटा, 96.4 किलो जूल पर मोल, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कन्वर्जन है वो। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को ऐसे भी लिखा मिलेगा कहीं कहीं पे 23 पॉइंट, बोलो कितना लिखा रहेगा बोलो, 23.1 किलो कैलोरी पर मोल। ये दोनों डेटास आपको लिखने मिलेंगे कई कई अच्छे पेपर और एग्जामिनेशन के। व्हाई? बिकॉज एनसीईआरटी ने बॉक्स में बंद करके ये डेटा दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल पर मोल में या कैलोरी पर मोल में कन्वर्ट होना चाहिए। कैलोरीज, खास करके जब कभी आप कोई एडिबल चीज मार्केट से खरीदने जाते हैं, एडिबल उसे कहते हैं जो खाद्य है, खाने योग्य है, जैसे एडिबल ऑयल्स आते हैं, होते हैं ना, नॉन एडिबल ऑयल्स भी होते हैं। तो इंजन में देते हैं, इंजन ऑयल जो डालते हैं, इंजन वो इंजन नहीं जो कंपनी वाले, इंजन में जो ऑयल डालते हैं, ठीक है, मतलब वो जो गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, क्या उसमें पापड़ छान के खाया है? नहीं खा सकते ना, बिकॉज इट्स नॉन एडिबल, इट्स ऑल्सो ऑयल बट इट इज नॉन एडिबल। ठीक है, क्या आप सरसों तेल को गाड़ी में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, इट्स एडिबल। व्हाट इज दैट? इट इज अ एडिबल। अच्छा याद रखिएगा, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पे सरसों तेल को खाना गलत माना और अलाउड नहीं है। यूएसए वन ऑफ द कंट्री, यूएसए में आप एडिबल ऑयल नहीं यूज कर सकते। कनाडा, लंदन, वहां पे आप अचार नहीं ले जा सकते के अंदर एडिबल ऑयल में करू तेल, सॉरी वो सरसों का तेल मिला था, एयरपोर्ट पे रख लेंगे आपका जान। हाँ ये हुआ है, ये हुआ है, मलेशिया एयरपोर्ट पे भी हुआ था। अगर आप अचार लेके चले जा रहे हैं और देख लिया शायद तो अलाउ नहीं करेंगे, बिकॉज वो बोलते क्या है कि उसके अंदर एक हार्मफुल केमिकल मिला हुआ है। तो वो लोग ना कोकोनट यूज करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ऑलिव ऑयल। देखते हो विदेशी वाले ऑलिव ऑलिव मिलाते रहते हैं, ऑलिव ऑयल मिलाते हैं। अच्छा अलग बात है उनके बच्चे बच्चे रेड वाइन में सब कुछ खाते हैं, बोलेंगे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हाँ लंदन, जहाँ पे रशा में, लंदन में जहाँ पे ठंड काफी पड़ रही है, तो वहां पे बच्चों को भी पैक बना के दिया जाता है, पी लो थोड़ा हो जाओ फिर। अरे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, चलो देखो हम भी टेस्ट करेंगे भैया, लोकल वाला आ जाओ। तो हाँ, तो ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो एटम के बेसिस पे है, बट अगर एक मोल एटम ले लोगे तो कैलोरी में भी आ जाएगा ये। तो आ रहे हैं हम एडिबल चीजों के बारे में, जो एडिबल चीजों के पीछे में कंटेंट्स लिखे रहते हैं, जो उसके क्वांटिटेटिव एनालिसिस की रखी होती है कि कितना एनर्जी इसके अंदर प्रेजेंट है, कितना ग्राम प्रोटीन है, वो तो उसका इंग्रेडिएंट हो गया। और उसके अंदर लिखा जाता है कि इतनी एनर्जी आपको इसको खाने से मिलेगी, लिखा रहता है ना, इतना कैलोरीज लिखा रहता है। तो हम लोग एक्चुअली यूनिट को जूल में पढ़ते हैं, बट प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है, दैट इज कैलोरी। और एक कैलोरी में लगभग 4.2 जूल की एनर्जी होती है। कितनी जूल की एनर्जी होती है? 4.2। जब एथलीट्स ट्रेनिंग लेते हैं, जो बड़े बड़े ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं जहां पे स्ट्रेंथ का काफी काम होता है, जेवलिंग थ्रोन आप देखे होंगे, वो जो गोल्ड मेडल लेके आए थे कुछ पहले, क्या नाम था उनका? नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा, हाँ नीरज चोपड़ा था ना, मुझे जेवलिंग फेंका था, हाँ जो भी हो। लॉन टेनिस जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ का इस्तेमाल है, कबड्डी अगेन द स्ट्रेंथ का इस्तेमाल, लॉन टेनिस में सबसे ज्यादा होता है भाई, उसमें बहुत ताकत चाहिए। तो उसमें जब ट्रेनिंग होती है तो एक एक एथलीट को लगभग 4,000 to 5,000 कैलोरी पर डे कंज्यूम करना पड़ता है, और एक दिन में 6 बार डाइट लेनी पड़ती है, भर भर के, और लगभग 7 से 8 घंटे की ट्रेनिंग, 7 to 8 आवर्स ट्रेनिंग करना पड़ता है, मतलब आपको फिटनेस बॉडी बॉडी पे ध्यान देना पड़ता है, तो जाके इतना आता है, समझ लो। तो वो जो तुम लोग देखते हो ना पैकेट के पीछे कैलोरी कैलोरी लिखा मिलता है, तो वो कैलोरी ही है। याद रहेगा क्या? तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इसका ऐसा यूनिट, इसका यूनिट होता है
एसआई यूनिट में पूछेगा तो किलो जूल पर मोल बोलना। एसआई सिस्टम ये है, अरे बोलो हाँ या ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या एसआई सिस्टम है? नहीं, ये कौन सा सिस्टम है? ये आमू सिस्टम है, एएमयू सिस्टम। ये कौन सा है बोलो? एएमयू। एएमयू बोले तो एटॉमिक मास यूनिट। और ये कौन सा सिस्टम है? एसआई। तो एसआई यूनिट आपको कौन सा हो जाएगा? किलो जूल पर मोल। इज इट ओके? तो 1 कैलोरी में ये होता है। आया समझ में सभी को? इसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ये बाएं तरफ वाली चीज पता है ना? लिखा क्या सबने? इसको लिख लेना, आयोनाइजेशन एनर्जी के कहीं ऊपर ऊपर लिख लेना। ये लिखो तो, ये मत लिखना, लिखो ये आयोनिक रेडियाई के पास लिख लेना, सॉरी रेडियाई जो रेडियस के ऊपर कहीं एडजस्ट करो इसको। इसे पहले वाले टॉपिक में एडजस्ट कीजिए, जहां पे जगह मिल जाए आपको। कहीं भी जगह यार, ऊपर में लिख लो ना, टॉप में सबसे अच्छा। कॉपी के ऊपर वो स्पेस रहता है ना, वो लिख लो। यहाँ पे एडजस्ट कीजिए, रेडियस में आयोनाइजेशन मत कर दीजिएगा, आप लोगों को कोई ठिकाना नहीं, कहीं भी कर दोगे आप। देखो वो एडजस्ट कीजिए सारा। कहीं भी यार जगह निकालो ना, तो कुछ पलट ही रहे हैं, कहाँ निकले। नहीं छापना है, इधर ने, इधर ने। अजब देहाती लोग हैं। इधर ही छापिए केवल। तो भाई ये क्यों कर रहे हो? कंप्लीट भी नहीं हुआ। कौन छाप रहा है ये? तनी को टाइम दे दो, बस लंगर है, रोटी समेट लो। पढ़ाई लिखाई बाद में होता रहेगा भाई। इधर चलिए, हो गया। लुक यार, समझ में आ गया? इधर देखें। अब एक बात बताओ सभी कोई। सोडियम, सोडियम प्लस, सोडियम +2 ऐसा मान लिया, ठीक है। अब पहले वाले में आयोनाइजेशन एनर्जी, अच्छा आपने कैसा प्रोसेस लगाया, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक मतलब हीट एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम या टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम? गिवन टू द सिस्टम। और एंडोथर्मिक हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा क्या होता है? तो याद रखिएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और ये हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। तो IE1 IE2, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पहला,
फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या हो जाएगा दूसरा, ऐसे समझना। इसका कॉन्फ़िगरेशन बोलो 281 होगा ना? होगा ना नॉर्मल? फिर क्या होगा बोलो? वेट फिर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा? अब बताइए किसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगा IE2 में IE1 में? 1 में लगेगा ज़्यादा? नॉर्मल सोचो यार, 1 में ज़्यादा लगेगा? थोड़ा दिमाग की बत्ती जलाओ और आंसर करो। भाई 2 एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। कैसा कॉन्फ़िगरेशन है? स्टेबल। और इलेक्ट्रॉन का नंबर घट रहा है, प्रोटॉन तो उतना ही है, सिखाया था आपको। तो प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है, तो प्रोटॉन बढ़ेगा तो प्रोटॉन ज़्यादा जोर लगाएगा इलेक्ट्रॉन्स पे। आया ना? तो क्या इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा? अरे यार, इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास? 11, यहाँ 10, यहाँ पे प्रोटॉन 11, अभी भी 11 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं ना, तो ताकत ज्यादा लगेगी ना। अरे सोचो तो सही, यहाँ पे 11 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं? 10। ज्यादा जोर लगेगा नहीं, यहाँ 11 को खींच रहे हैं। इस कारण से ऑब्वियस ही बात है, प्रोटॉन तो उतना ही रह गया, बट इलेक्ट्रॉन घट गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर जाता है, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो सीधी सी बात है, एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। भाई इलेक्ट्रॉन और ताकत से बंधा हुआ है ना, तो एनर्जी ज्यादा डालनी पड़ेगी ना। सेंस से सोचो थोड़ा, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं? सब में 11 हैं, ये घटता जा रहा है। अभी 11 लोगों को 11 लोग संभाल रहे थे ना, अब ये 11 लोग कितने को संभाल रहे हैं? 11 लोग कितने को? तो ऑब्वियस ही बात है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है ना। अट्रैक्शन जितना ज्यादा तगड़ा होगा, एनर्जी और देनी पड़ेगी ना। इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ही नहीं आपका। आया नहीं आया? तो बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है। बढ़ रहा होगा ना। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं पूछता हूँ IE2 में IE1 से ज्यादा या कम, तो IE2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन घटता जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा? इंक्रीज और डिक्रीज। क्यों इंक्रीज? बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा। इंक्रीज करेगा तो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ एक टर्म आता है, समझना अच्छे से। उसी तरीके से मैं पूछता आपसे, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम +1 है, मैग्नीशियम +2 है, मैग्नीशियम +3 है। आप ही बताइए किसमें ज्यादा लगेगा एनर्जी? बढ़ते चला जाएगा। अगर मैं इसको कह दूं IE1, IE2, IE3, तो आप ही बोलिए कौन ज्यादा होगा? IE3 इज ग्रेटर देन IE2 इज ग्रेटर देन IE1। तो यहाँ एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ऑलवेज सक्सेसिव, सक्सेसिव मतलब लगातार जो होते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा बढ़ती ही रहती है, कभी घटेगी, नॉर्मल बात है। इलेक्ट्रॉन घट रहा है, प्रोटॉन तो उतना ही है ना। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो कभी डिक्रीज करेगा क्या? नहीं, आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कर लीजिए कॉपी अब। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, चलो करो।
लिया। चलिए, बढ़े आगे। टॉपिक डालेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग। नहीं, आप देखो, बाद में कॉपी करना। अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। सारे बच्चे ध्यान से। फैक्टर्स जो आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट डालेंगे, क्या क्या है वो? पहला, फर्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। आप बताइए, Z को अगर बढ़ा दे, Z क्या होता है? पहले कॉपी कर लिए सब। Z कौन सा नंबर है, बोलो? कौन सा नंबर है? एटॉमिक नंबर। कौन सा नंबर? एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को अगर आप बढ़ा दोगे तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। हाँ या ना? अट्रैक्शन बढ़ेगा तो निकालना इलेक्ट्रॉन को डिफिकल्ट है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? सिंपल है ना यार। अगर आप जेड बढ़ाओगे तो प्रोटॉन बढ़ेगा, प्रोटॉन बढ़ाओगे तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा ना। अट्रैक्शन बढ़ाने से क्या इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा? तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? ज्यादा। सेकेंड बोलना, जेड इफेक्टिव अगर बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो आई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम? इंक्रीजेस। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, याद करो, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा। थर्ड, अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ा दिया जाए तो आई, बोलो सोच के, डिक्रीज और इंक्रीज? नंबर ऑफ शेल बढ़ा दे तो आई बढ़ेगा या घटेगा? डिक्रीज। अरे भाई, सेल बढ़ेगा तो दूरी बढ़ती चली जाएगी ना। अगर सेल बढ़ेगा तो डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम या ज्यादा?
फोर्स और अट्रैक्शन का इनवर्स का रिलेशन होता है। अगर डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है ना। तो नंबर ऑफ शेल्स अगर बढ़ाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा। आइए नेक्स्ट। मैंने पिछले बार पढ़ाया था सिग्मा, दैट वाज कॉल्ड एज अ स्टेलर कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट बताओ तो, क्या था स्टेलर कांस्टेंट? दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, बताया था ना। सारे बच्चे बताओ, इलेक्ट्रॉन्स में अगर रिपल्सन बढ़ गया तो उसको निकालना इजी है डिफिकल्ट है? सोचो नॉर्मली, इजी है। पहले से लड़ाई हो रही है, आराम से निकाल लो। बोलो हाँ या ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज और इंक्रीज? डिक्रीज, सीधी बात है। इलेक्ट्रॉन पहले से ही लड़ रहे हैं, किसी को हटा दो। नेक्स्ट टर्म आता है दैट इज कॉल्ड एज अ पेनिट्रेशन इफेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट? नियर टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के कितने नजदीक होते हैं आप? सोचो तो सही, न्यूक्लियस के जितना नजदीक होगे अट्रैक्शन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा, तो निकालना डिफिकल्ट है। दैट इज बेसिकली व्हाट पेनिट्रेशन इफेक्ट इज बेसिकली नियर टू व्हाट, जल्दी बताइए। न्यूक्लियस। तो बताओ सबसे नजदीक न्यूक्लियस के कौन होता है? एसपीडीएफ में सबसे नजदीक कौन है? एस। फिर कौन है? फिर कौन है? फिर कौन है? ऑब्वियस ही बात है। तो जिसका नजदीकी ज्यादा, उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा। पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा मतलब वो अंदर ज्यादा घुसा हुआ है, और अगर अंदर ज्यादा घुसा हुआ तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो याद रखिएगा, पेनिट्रेशन इफेक्ट इंक्रीज करता है यहां से। दिस इंप्लाइज आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा? क्या ये समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ये कांस्टेंट समझ में आया सारे बच्चे को? जेड अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि अट्रैक्शन क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। नंबर ऑफ शेल बढ़ाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा, क्योंकि दूरी बढ़ जाएगी। बिकॉज एफ और आर का कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स। स्टेलर कांस्टेंट दैट इज इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, पहले भी पढ़ाया था। बोलो हाँ या ना। तो याद रखिएगा आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा। पेनिट्रेशन इफेक्ट इंक्रीज करेगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के नजदीक चले जाओगे आप। ठीक है। अब चलिए सवाल आपसे किया जाए कि आप बताओ कंपेयर करके, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देते रहिएगा, इससे बहुत सवाल आते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपके पास दो एटम है, एक का नाम है बेरिलियम और एक का नाम है बोरोन। एटॉमिक नंबर बताएं। 4 और कन्फिग्रेशन बताएं। 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1। आपके अकॉर्डिंग कौन नजदीक है न्यूक्लियस के ज्यादा? न्यूक्लियस के नजदीक कौन ज्यादा है, बेरिलियम या बोरोन? अभी तो बताया, एस सबसे नजदीक होता है। तो इफ एस इज नजदीक, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट इज हाई। व्हेन पेनिट्रेशन इफेक्ट इज हाई, इलेक्ट्रॉन निकालना इज डिफिकल्ट। इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। तो किसकी ज्यादा? बेरिलियम की ज्यादा, बोरोन से। आया समझ में? किस कारण से? बिकॉज पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है? ज्यादा होता है किसका? बेरिलियम का ज्यादा है किससे? बोरोन से, क्योंकि इसके पास एस है और इसके पास क्या है? आया नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ से? उसी तरीके से मैं तुमसे पूछता एग्जाम्पल, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम का, बताइए मैग्नीशियम का क्या कन्फिग्रेशन आप लिखते हैं? 1s2 2s2 2p6 3s2 लिखते क्या? इसका 3s2 लिखते, इसका 3p1 लिखते। बोलो हाँ या ना। आपके अकॉर्डिंग कौन नजदीक? 3s2 नजदीक। तो ऑब्वियस ही बात है ये, क्वाइट इजी एंड सिंपल, बिकॉज पेनिट्रेशन। और दूसरी बात है, इनका ऑर्बिटल्स फिल्ड है। बोलो हाँ या ना। दो चाहिए दो है, दो चाहिए दो है, ठीक है। साथ ही साथ इनके पास एक और एडवांटेज है। अच्छा, एक चीज और लिखना भूल गया, एफ नंबर, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन।
स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर स्टेबल हुआ, कैसे स्टेबल होता है? 2 ही कंडीशन में, या तो फ़ील्ड होना चाहिए, बताया था, या फिर हाफ फ़ील्ड होना चाहिए। बोलो यार, मैंने ट्रांसफर एनर्जी, ट्रांसफरेंस वगैरह पढ़ाया था लास्ट चैप्टर में। वो हाफ फ़ील्ड और फुल फ़ील्ड में ही होता है। तो हाफ फ़ील्ड और फुल फ़ील्ड में है, तो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। अब कोई चीज़ स्टेबल है तो अपने इलेक्ट्रॉन को क्यों छोड़ेगा? अरे यार! ये एटम को अपने आप को स्टेबल करना है, और स्टेबिलिटी के लिए 2 काम कर सकते हैं, या तो आप इलेक्ट्रॉन को ले आएँ या इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर दें। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसलिए छोड़ता है ताकि उसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो जाए। मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाए, ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर ले। इसीलिए सोडियम सोडियम प्लस बन जाता है, और सोडियम प्लस में हो जाके इलेक्ट्रॉन छोड़ो, नहीं छोड़ेगा वो। अगर छुड़वाओगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है 2,8। बोला हाँ या ना? तो वो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन लेके बैठा है, और उसको नहीं चाहिए अब कोई चीज, ना लेन देन, कुछ नहीं करना चाहता। बट अगर करोगे तो एनर्जी बहुत देना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए तो सक्सेसिव एनर्जी इंक्रीज कर रहा था। आया नहीं आया? और ये अगर इसको ऐसे लिखा जाए, समझना यहाँ से, IE2 इज मच ग्रेटर देन IE1, तो क्या कोई पाप होगा क्या? सही है। IE1 तो आसानी से निकल जाएगा, बट 2 को निकलने में आपको काफी तकलीफ कराएगा ये। क्यों पता है? क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन पकड़िए कितना है, 2,8। तो ऐसे लिख के भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो उसी तरीके से, पहला निकालोगे सही है, दूसरा निकालोगे तो भी सही है, बट तीसरा 2,8 कॉन्फ़िगरेशन है इसका। तो अगर मैं ऐसे भी लिख दूं तो क्या कोई दिक्कत है क्या? बोलो, आया समझ में? कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना सही नहीं होता। वो नहीं चाहेगा अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करने। अरे भैया, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, जो नियॉन गैस कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रॉन होता है। तो कोई भी अपने आप को स्टेबल करके क्यों अनस्टेबल करेगा? आया समझ में? इसीलिए नहीं चाहेगा। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो फील्ड या तो हाफ फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी, ठीक है? तो बताओ, क्या इसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है क्या? फील्ड है ये भी फील्ड है। तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है इसके पास? जल्दी बोलो। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से किसी भी चीज की एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो इसलिए मैग्नीशियम का ज्यादा होगा, किससे बताओ? एल्यूमिनियम से। क्या ये बातें सबको समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर स्टेबल हो तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और मुझे हेल्प करें। सारे बच्चे बताना उसी तरीके से, आ जाओ आ जाओ। बताओ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपके आगे रखा हुआ है, बताओ किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, किसकी कम? बोलो। 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, p4। बुलाया नहीं आया? अब बोलो कौन स्टेबल? एन या ओ? एन। P3। अरे 3 डब्बा हाफ फिल। कितना भूलते हैं आप, बताइए तो। बादाम खा लेते हो गंदा वाला। हाफ फिल नहीं हुआ? अभी तो बोला हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल। कौन सा फील्ड है बोलो? तो कौन ज्यादा? ठीक ना? थोड़ा टर्न करते हैं इसी सवाल में, ठीक ना? आंसर करना थोड़ा सा। NO प्लस, बोलो कौन ज्यादा? प्लस में मतलब क्या होता है, बोलो तो थोड़ा। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये क्या बन गया? 2p3। और ये क्या बन गया? 2p2। तो कौन स्टेबल ज्यादा? तो आंसर इज दिस। आया नहीं आया? इज इट ओके? ठीक ना? अब एक और तुमसे पूछेंगे, और ये कर ली तेरा कॉपी, ठीक ना? अब बताइएगा सभी कोई, जो बता देगा मैं मान लूंगा। आ जाओ, बोलो, बताओगे पक्का? फॉस्फोरस है, सल्फर है, बोलो। आर्सेनिक है, सेलेनियम है, बोलो।
और तो तुम भूल गए हो सब। फास्फोरस का बोलो, बोलो बोलो। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 51, 15। बोलो कन्फिग्रेशन। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 3p3। आया? नाना पाटेकर एस सब बिंदास में पाटेकर के नीचे ऐसे ही था। अरे बोलो हाँ या ना? इसका 4p3। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा बताओ? 1, 3p4, इसका 4p। बोलो कौन ज्यादा कौन कम? ये ज्यादा और ये भी हाफ फिल्ड। कौन सा फील्ड? हाफ फील्ड। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देखते के साथ एकदम आंख बंद करके सही टिक लगा दे। बोलो आया नहीं आया? कोई दिक्कत? आओ, रेडी हो जाओ और आंसर बताओ। n प्लस आंसर पक्का? कैसे कैसे बोलो? 2p, और इसका कौन सा आंसर होगा? n या ये? n। बोलो हाँ या ना? सारे कोई गलत हो जाओ, मैं तुम्हारे सामने से गलती करवाऊंगा तुमसे। लल्लू लालू, इधर देखो। 100 की संख्या में मैनिपुलेट कर सकता हूं मैं अपने दोनों पेपर्स के ऊपर। मैं गारंटी दे सकता हूं, मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं ही मैनिपुलेट करते रहूंगा दिमाग को। तुमने ये बैठा, अच्छा लगा, फिर वैसा ही चल रहा। मेंटोस जिंदगी वहीं लगा दो कंफ्यूजन। कुछ तारा मार करके लिखाया था, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस। ये कंपैरेटिव डिग्री तब लग सकता है जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स हो, लेकिन सक्सेसिवली हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कुछ भी दिया रहे, गलत ना करें। इट इज आईआईटी मेंस। और ऐसे तुम्हारे जैसे बुद्धिजीवी लोग -1 करवा के आए, ये गलत है। आया समझ में? लिखाया है स्टार करके, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस। वहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक नहीं होगा, एलिमेंट अगर डिफरेंट हो तब चेक करेंगे। आया समझ में? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? बोलो हाँ या ना? चलो उसी तरीके से आ जाओ। एग्जाम्पल एग्जाम्पल, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। आ जाओ। लीना, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ओके, लुक हियर। Li और बी में कौन ज्यादा? अच्छा बताओ, इधर से इधर जेड इफेक्टिव बढ़ता है या घटता है? अब तो इतना आना चाहिए, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। और बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करेगा, नहीं बढ़ेगा? अरे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, लिखा है सामने सामने। जेड इफेक्टिव भूल जाते हैं एक्चुअली रह रह के। अरे जिससे न्यूक्लियस खींचता था इलेक्ट्रॉन को अंदर, समझे? यहाँ लिख दे खींचने वाला फोर्स, तब सही रहेगा। गंदा। आ जाओ, आओ देखा जाए इसमें कौन ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अरे बोलो हाँ या ना? तो ये ज्यादा। ठीक है, इन दोनों में कौन ज्यादा? बेरिलियम। गलती मत करना, चोंच इधर की तरफ। फिर बोरॉन और कार्बन में फिर से इधर की तरफ। अरे बोलो हाँ या ना? नाइट्रोजन और कार्बन में फिर से इधर की तरफ। अरे बोलो। बट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की तरफ चोंच उल्टा, और फिर से चोंच ऐसे, और ये चोंच चोंच चोंच। अरे नियोन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा क्या? तो इसका बहुत ज्यादा हो जाएगा। है समझ में? तो याद रखें, यहां पे मारेगा पलटी। क्यों मारेगा पलटी? पेनिट्रेशन इफेक्ट, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। पेनिट्रेशन इफेक्ट, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और ये बहुत ज्यादा क्यों? मोस्ट स्टेबल एलिमेंट इन द सेकेंड पीरियड। अरे बोलो हाँ या ना? चलेगा। तो इसको कैसे लिखोगे बोलो? Li, फिर बोरोन। बोरोन के ऊपर क्या चीज? बेरिलियम। कार्बन, ठीक है। नाइट्रोजन के बाद, कार्बन के बाद ऑक्सीजन। फिर क्या चीज? फिर फ्लोरीन। एंड अगेन चोंच 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 नियोन।
आया समझ में? बना ले, चलो। सारे एग्ज़ाम्पल लिखते चलें। सारे से मुझ में तू मैं। वो पेज किस खुशी में छोड़ा आपने? हैं? क्या हो गया? हाँ, पूरा पेज एकदम इधर-उधर करके लिखती है, बड़ा-बड़ा छोड़। और कुछ लोग ऐसे एकदम एकदम घुस जाएँगे कोना-कोना, कहीं पर एकदम नहीं छूटना चाहिए। बस चलेगा कॉपी में बैठ जाएँगे तब लिखेंगे। अब पोएम रहना चाहिए तुम्हें याद, बोला था लिखने के लिए 2 बार वो सब, प्रिवेटेबल, गाना के साथ याद रखो। अब भूलोगे, अब देखोगे ऐसे इधर, क्या चल रहा है? ये तुम लोग का एग्ज़ाम नहीं खत्म हुआ? केवीए डिपार्टमेंट? कब है खत्म? 3 सब्जेक्ट हो गया? आपका नहीं हुआ एग्ज़ाम? सितंबर में फॉर्मेटिव समेटिव? स्कूलिंग वाले बच्चे अलग ही परेशान रहते हैं, तंग-तंग रहते हैं लाइक। आपकी मम्मी आई थी एडमिशन के दौरान मैंने सजेस्ट किया था कि एडमिशन मत दिलाइएगा। संगीता, मेरी छोटी सही में नहीं बोला था। इधर रोशी के पापा आए थे इनको ही बोला था। लेकिन अंकल मान लिए लाइक बात ठीक, कि मम्मी ने मानी। नहीं रीज़न है ना यार, मैं नहीं चाहता टाइम वेस्ट हो। बच्चा स्मार्ट है, पढ़ ले घर पे, वो भी अच्छी है पढ़ने में काफ़ी। अभी स्कूल में झूठे सीसीए करवाता है। अभी भी आप लोग का होता है वो सब, असेंबली, ऐसे-ऐसे हैप्पी बर्थडे टू यू। अब नहीं होता है? पहले डमरू बजवाता था। टीवी में होता था ये? टीवी में? नहीं, नहीं असेंबली में। बर्थडे वाले को स्टेज पे नहीं बुलाते? हाँ? नहीं, टीवी में बुलाते थे। और कौन ना हिंदी में वो गाना बजता था। सब ऐसे-ऐसे करता था। तब शिव जी बन जाता था। डमरू बजाते थे। एक बार वो स्टेज पे खड़े थे, तो मैं था हाउस कैप्टन था, तो मेरा हाउस का टाइमिंग चल रहा था। मैं खड़ा था, वो ढोलक बजा रहा था। पता नहीं उसको क्या चढ़ा जोश, ऐसा मारा फाड़ दिया। ढोलक ही फाड़ दिया। पूरा ज़ोर-ज़ोर से बजाया जा रहा था। हाँ, और एक बार मैं ऐसा हेसिटेट कर गया ना, पूरा असेंबली ही गलत करवा दिया।
जहाँ 2 बार बुलवाना चाहिए वहाँ 1 बार बुलवा दिया। जहाँ 1 बार बुलवाया वहाँ 3 बार बुलवाया। वही क्या-क्या, क्या-क्या था। और जूनियर सेक्शन वाले आके बेइज्जत कर रहे हैं हमको। बोलते हैं समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। साला। मैं पहले उस समय कॉम्प्लीमेंट लिया इस बात को। फिर मैं क्लास में गया। बोला ये तो बेइज्जती है मेरा। बताइए, जूनियर क्लास का लड़का-लड़की आके बोल रहा है समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। हम बोले चलो ये लोग एप्रिशिएट किया। फिर मैं डीप सोचा बोला ना ये तो बेइज्जत करके गया है हमको। एक बार इतना बड़ा मधुमक्खी का छाता था। असेंबली वो स्टेज के ऊपर लगा दिया था। लंच आवर में किसी को मूड चढ़ा, तो ना जूता खोला, मार दिया छाता पे। अब बताइए वो एक जूता में अब पूरा स्कूल में मधुमक्खी उड़ रहा है। अब काट लिया 6 क्लास के बच्चा को ढेरे। जो उधर था स्टाफ रूम में घुस गया वहाँ काट लिया सर उनको। तो उस क्लास का बच्चा लोग हाथ में जूता पहन लिया। वो दीवार पे मधुमक्खी मार रहा है। अलगे यार केवी की भी कहानियां अजीब-अजीब है। वो गेट लगा देते थे ना, तो गेट का ऐसे करना मुँह और तोड़ क्या-क्या ग्रिल को ऐसे निचोड़ के ना उसको फैला दिया। और उसके बीच में से घुस के चल जाता बालकनी। टीवी में थोड़ा ही रिस्ट्रिक्शन है घूमने-फिरने का, जगह ही नहीं कहाँ घूमेंगे। खुले खत्म हो जाता है तुरंत। एक दो कोई स्कूल होता है वहाँ के प्रिंसिपल अपने मन का, तो आज मन हो जाता है कि चलो कुछ भी करवाएँगे, तो कुछ भी करवा देते हैं। तो कोई माई-बाप नहीं ऊपर बैठा हुआ, उनका मन होना चाहिए बस। कर ली कॉपी? आप भी स्कूल में हो ना खुशी? क्या चल रहा है क्लास में अभी? केमिस्ट्री में? रदरफोर्ड मॉडल खत्म हो गया, कौन पढ़ा रहे हैं? श्याम झा सर? सेम सेक्शन क्या? बायो? मैथ्स वाले का अलग होता है ना? क्लास ही अलग है या फिर मैथ्स बस अलग होता है? मैथ्स अलग होता है। कहाँ लगता है क्लास आपका ऊपर? 4th फ्लोर इस साइड? लाइब्रेरी के बगल में? लिख लिया? हाँ, हम आज हैं, कभी याद बोलो ये लिखा? हैं? आइए। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, नियॉन, यूं। आया ना? आइए, पोएट्री पर आ जाए। लीना के नीचे कौन थी? ए लीना, बैगन आलू, बेटा मांगे, और तुम्हें याद तो होगा नहीं, याद है? कहे शिव जी, ओल्ड स्टाइल, नाना पाटेकर, फिर कल,
नीना और अगर आपको ये सीरीज याद है तो ये भी याद होना चाहिए। उसके नीचे एग्जैक्ट चलेगा ऐसा ही। ठीक है, ये कौन सा पीरियड है भैया? ये कौन सा पीरियड है? अच्छा, आर्गन में ऐसे चले। ठीक है, ये सेकेंड, ये थर्ड, नहीं है क्या? है ना? लीला ना कर, बैगन आलू गाजर, बिन मगज का, कहे शिव जी, ओल्ड स्टाइल से, नाना पाटेकर एस, फिर कल बाहर, और करीना। अब ऐसे मत लिखते रहिएगा, इसके बाद फेल हो जाता है, के बाद फेल हो जाएगा सीरीज। दिस सीक्वेंस फेल आफ्टर फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड के बाद ये सीक्वेंस नहीं चलता फिर। ठीक है, अरे बोलो हाँ या ना। क्या हो गया? सही है ना? तो ये आपको पोयम याद रहना चाहिए, तब ये लिख पाओगे। ठीक है, अब इनमें से कोई भी 5 एलिमेंट चुन लेगा और बोलेगा सही अरेंजमेंट पकड़ो। ठीक है, आइए, ये क्लियर है सभी को? अब आ जाइए बताना सबको ही। ये मैं पीरियड्स में करा रहा हूं, हॉरिजॉन्टल पीरियड्स। अब ग्रुप्स, ग्रुप ऐसे करके ऊपर से नीचे जाता है क्या? तो ऐसे करके, लीना ना कर रब से फरियाद, बोलो हाँ या ना। बताओ ऊपर से नीचे आने में एन बढ़ेगा या घटेगा? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे क्या? तो ऊपर से नीचे आने में एन बढ़ेगा। एन बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा। अरे बोलो हाँ या ना। आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा। तो ऐसे करके लिखना चाहिए आपको, लीना ना कर रब से फरियाद। फरियाद की स्टडी यहाँ पे करते हैं थोड़ा आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में, बट इसमें थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यूं यूं, ठीक है, यहाँ पे यूं, सीजियम का ज्यादा हो जाएगा फ्रांसियम। अच्छा एक मिनट, उल्टा कर रहे हैं ना यार, ऊपर से नीचे घटेगा ना। ये क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं तो घटेगा ना, सबसे ज्यादा है। बट फ्रांसियम का ज्यादा होगा सीजियम से। फ्रांसियम का क्या होगा, ज्यादा होगा किससे? सीजियम से। इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों हुआ? लॉजिक पूछा है आपसे। इसका रीजन है पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट जल्दी बताओ? याद आया? पुअर शिल्डिंग इफेक्ट बहुत डिटेल से बताया था। किसका? 4F का। ऑफ क्या चीज बताइए? 4F। अगर पुअर शिल्डिंग इफेक्ट है, लॉजिकली समझना, तो शिल्डिंग अगर पुअर है तो न्यूक्लियस अपना प्रभाव, अपना इफेक्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे दिखा देगा। अरे यार यही तो था, शील्ड मतलब रोकना होता है। अगर शील्डिंग ही पुअर है तो 4F सब सेल नहीं रोक पाएगा न्यूक्लियस को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से नहीं बचा पाएगा, तो न्यूक्लियस खींच के रखेगा। अब तुम मांगने जाओगे न्यूक्लियस भाई इलेक्ट्रॉन दे दो, देगा क्या वो? क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसको पकड़ के रखा हुआ है। क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट किसका लग रहा है? 4F का, तो मारेगा पलटी। आया समझ में? उसी तरीके से बिन मगज का सर ब रा, तो नीचे जाने पे घटता है तो घटा दो। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, और बाप और राजी में उल्टा बात, राजी बड़ा बाप छोटा। समझ में आई बात है? मतलब बेरियम बड़ा और रेडियम, तो रेडियम का ज्यादा बेरियम का कम, क्यों? वही रीजन, कौन सा जल्दी बताइए? सेम, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ क्या चीज? तो एक्चुअल क्या हो जाएगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, रेडियम, तब बेरियम हो जाता है लास्ट में। तो ये मारेगा पलटी, ध्यान रखना।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केसेस ये बताते जा रहा हूँ, तारा लगाते रहना इस पे। और ये परीक्षा में धड़ल्ले से पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, और अच्छे खासे क्वेश्चंस आएंगे। मैं आपको वो कंटेंट करा रहा हूँ बच्चे जो एग्जामिनेशन में एकदम पूछे जाते हैं, इसलिए आपके पीवाईक्यूज बन जाते हैं पेपर पढ़ने के बाद, कि आपके कॉपी में ही सारा कंटेंट होगा। इट ओके? आया समझ में कैसे हो? चलो, तो ये आपको आई होप सो समझ में आया होगा। यहाँ पे मार देना पलटी दोनों केसेस में, और ये तो आपको बता ही दिया, इसके पीछे रीजन अभी बताया। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे हाँ चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जामिनेशन में लगातार पूछा गया। बैगन आलू गाजर इन थैल, ठीक है? इसमें ना दो चीजें आएंगी एक साथ। क्या दो चीजें? अभी आपको बताया था। एक जगह लगता है स्कैंडाइड कंट्रैक्शन, याद आया? किसके कारण होता है बोलो तो? किसके कारण? बीडी के कारण। किसके कारण? बताया था ना। और एक लगता है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, किसके कारण? किसके कारण बोलो? 4F के कारण। बोलो हाँ या ना। इन दोनों का कैसा इफेक्ट है बताओ? पुअर शिल्डिंग या स्ट्रॉन्ग शिल्डिंग? पुअर शिल्डिंग। जो बच्चा नहीं कर पाया था प्रीवियस क्लास, इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट, मेरी प्रॉमिस रही बच्चे, कहीं लैप्सेस होते हैं बट अब नहीं होंगे। कोशिश मेरा 110% रहेगा कि सारा लेक्चर अपलोड हो, बट आपकी तरफ से कुछ रहना चाहिए। प्लीज 2 टाइम्स लेक्चर आप देखें भी, पढ़े भी, यहाँ तो जरूर रिवाइज करो, और नहीं आया तो पक्का पढ़ के आओ। ये तो मेरे क्लास में तो चैलेंज होगा ही होगा भैया। मेरा कंटेंट भैया क्रोनोलॉजी होती है, हमेशा प्रीवियस क्लास, हमेशा आगे वाले क्लास से जुड़ा रहता है। ठीक है? ये बात का ध्यान दे। मैं कई बार बोला ना, आप मुझसे सब कुछ करवा सकते हो, बोलोगे क्वालिटी और कंटेंट में कमी कर दीजिए, ये मेरे ना तो रियल लाइफ में होता है ना इसमें होता है। मैं नहीं कर सकता, वो मेरे बोले ना नेचर के एकदम अगेंस्ट वाली बात है। आप कम चीज यूज करो, कम चीज खाओ, कम चीज पहनो, बट बेस्ट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टिव हो हर कुछ के लिए, लेकिन जो भी करो वो बहुत बेस्ट करो। नहीं तो आप नहीं करो, डायरेक्ट हटा दो ना। बोले तो बीच में क्यों झूल रहे हो? ये कर लेना है, वो कर लेना है, दैट्स इट, इस तीर के लाइफ चला लेना है, ठीक ना? नहीं करना है तो बेहतर है क्या कि ट्राई और बेस्ट, लेवल बेस्ट हर कुछ के लिए बच्चा। और एक बात सच बात बताऊं, तुमको रियलिटी बताता हूँ, आप इसको मानो या ना मानो, बट एक बार मुझे एक पुरोहित है, जो कि मेरी बरमी बड़ी मम्मी जो है बेगूसराय में रहती है, उनसे कनेक्टेड, ही इज वेरी नॉलेजेबल पर्सन। उन्होंने मास्टर्स किया है एस्ट्रोलॉजी में बीएचयू से। तो वो ना सबका घर का सब कुछ देखते हैं, कभी कुछ होता है ना, तो वही सबको प्रोवाइड करते हैं, ये चीज इसको करवाओ। और सही में बहुत सारा बेनिफिशियरीज भी हुआ है हम लोग के लाइफ में, तो देखा है। तो उन्होंने क्या कहा था, एक चीज उन्होंने बहुत कहा था, जैसे हम लोग पूजा करते हैं भाई भगवान का, सही बात है, बट रियलिटी जानिए, लक्ष्मी जी का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लक्ष्मी जी उनपे ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, जो बहुत कम चीज को ना, बहुत कम चीज अपने लाइफ में खरीदता है, और जो भी चीज खरीदता है वो बेस्ट ऑफ बेस्ट जमा करके खरीदता है। जो छोटी छोटी चीजें करता है ना, किसी अपने दिखावे के लिए, जैसे कहने का मतलब बुरा मत मानो, जैसे होता क्या, मॉल्स के अंदर गए तो हम क्या करते हैं, एक ब्रांडेड जींस की जगह 4 अनब्रांडेड जींस ले लेते हैं, ठीक ना? नॉर्मली बताना, करते हैं ना ये काम। मैं इसमें दोष नहीं दे रहा, आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बट रियलिटी क्या होता है मैं बता रहा हूँ, इसके ठीक अगेंस्ट है। आप क्या करोगे, रादर आप ना एक बेस्ट चीज खरीदो, 4 चीज को छोड़ दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सर्कुलेशन होता है वहां पे, वो देखती है कि ऐसा कौन सा इंसान है, किस चीज पे वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो रादर आप 10 चीजों पे ध्यान देने के बजाय एक बेहतर चीज पे ध्यान दो, और वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी काम आएगा। 10 कंटेंट पढ़ने की जगह एक बेस्ट कंटेंट पे बहुत अच्छा ध्यान दो, मैक्स टू मैक्स दो। एक बुक को आप 10 बार बना जाओ, 10 बुक बनाने के जगह बार बार प्रैक्टिस करो एक ही चीज पे। इट इज जस्ट लाइक, बोला ना, वो एक हीरे तराशने की जगह है, खोदते गए खोदते गए खोदते गए, आपको फाइनली मिलेगा वहां पे जगह। 10 जगह गड्ढा कर दोगे ना, पानी और हीरा कहीं नहीं मिलने वाला। और यही प्रॉब्लम है हम लोगों को। इससे नहीं अच्छा लगा, छोड़ के फिर कहीं और, इससे नहीं अच्छा लगा, छोड़ के कुछ और, कुछ और, कुछ और, कुछ और, में कुछ नहीं हासिल होता। जब देखते हो तो चारों तरफ गड्ढा ही नजर आता है खुद का किया हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप मानो ना मानो, बट इट्स अ रियलिटी।
आप समझिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अट्रैक्शन इज इंपॉर्टेंट एवरीथिंग में। एक चीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कभी भी जैसे आप मान के चलो गोल गोल सेलेक्ट कर रहे हो, लाइफ में तुमको ये करना है, अपने स्वेच्छा अनुसार एक बंद कमरे में बैठो, टाइम दो, घंटों लगाओ उसके पीछे, बट एक इतना अच्छा गोल पालो ना लाइफ के अंदर, और उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाओ। ये चाहिए भैया, कुछ हो जाए। ये नहीं रहा था क्या होता है, मैं बताता हूँ मैक्सिमम क्या पढ़ने वालों का पढ़ रहे हैं, ओ कोनो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जाएगा। ये कोनो में ना भाई कहीं पे और हो भी गया ना खुदा ना खास्ता, तो जिंदगी वैसे ही चलेगी, झूले झूलने वाली। क्या लगता है आपको कि ये लोग जो क्लेम करते हैं कि अगर मेरे को गवर्नमेंट जॉब हो गया तो मेरी लाइफ एकदम झूले झूलने वाली नहीं है? आगे देख लेना, मेरे घर में तो बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स प्रेजेंट है, देखो लाइफ कितनी अच्छी है। फुर्सत तो है नहीं, सुबह से लेकर रात तक उसी में चला जाता है। जितना ऊंचा पद उतना लेट आ रहे हैं घर। बैंक में मैनेजर है, तुम एक मैनेजर का बोलो जो 8 बजे से पहले बैंक से निकलता हो। रियलिटी अगर आप लोग ही भैया दीदी होंगे ना, देख लेना कोई भी प्रोबेशनरी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर नहीं निकलता 8 बजे से पहले। मेरे घर में 3-4 तो मेरे खुद के भाई हैं, दीदी हैं, हमको पता ही है। मर्चेंट नेवी का जॉब का बात करते हो, फैमिली से 6 महीना दूर रहो, ठीक है, सही बात है, गवर्नमेंट को सर्व करना इज नॉट अ बैड थिंग, बट आपकी लेवल क्या मैं बोल रहा हूँ, उसके तरफ जाओ, एक अपना कुशन रखो कि अगर तुम कहीं फॉल डाउन करे ना तो तुम्हारे पास वो जॉब होना चाहिए, ठीक है। बट अगर लाइफ को लार्जर देन लाइफ एकदम बनाना है कि ऐसा कि बहुत अच्छा करना है, तुम्हें प्लान बी एक तब लेना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर्स हैं, मैं बता रहा हूँ उनका, जो कि अपने रियल लाइफ में ऑफिसर तो हैं ही, बट घर पे क्या किया उन्होंने, पूरा का पूरा एक सिस्टम बना लिया है, और आते हैं और शाम में वो क्लासेस लेते हैं। अब रियलिटी सुनो, अब वो गवर्नमेंट जॉब अगर वो आईएएस अधिकारी, तो बंदे को 1.5 लाख रुपए तो मिल ही रही होगी गवर्नमेंट जॉब से, अगर वो घूस ना लेता हो, ठीक है। अब आ जाओ इधर, अब अन अकेडमी से ही वो ज्वाइंट है, तो भैया उसकी सैलरी ना एक ईयर की लगभग 2 CR से 2 करोड़ है। अब डिवाइड कर लो उसको 12 से, पर मंथ उसको लगभग 10 से 15 लाख रुपए में। समझ में आई ना बातें? तो 1 साल में गवर्नमेंट नहीं दे रही, वो 1 महीने में बना रहा है वहां से, और 2 घंटे काम करके, और वहां 10 घंटा काम कर, वो भी तो वैल्यूएशन आप जोड़िए ना। अगर वो 10 घंटे इधर ही लगाएगा कितना, तो लोग क्विट कर रहे हैं, क्यों नहीं? और कुछ लोग क्विट भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको एक स्टेटस मिला है उससे, और इससे पैसे मिल रहे हैं। समझ में आ रही बात है ना, लग्जरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हसल करो इसके लिए बच्चा, मानते टाइम लगेगा, बट करो तो ऐसे ही करना। मैं आपको एकदम स्ट्रिक्टली कहता हूँ, लोग बोलते हैं ना, ओ ब्रांडेड नहीं हो, इसमें क्या रखा है, ये रखा है, वो रखा है। अगर नहीं बनता ब्रांडेड, तो इतने बड़े बड़े शोरूम्स चल कैसे रहे जिसके अंदर करोड़ों और लाखों की सामान मिल रही है। आप बोलते हो ना, गुसी का क्यों टी शर्ट पहने, एक गुसी लिख देता है, ऊपर से व्हाइट कलर दे देता है, कीमत 12,000 बताता है, क्यों पहने? अरे वो शोरूम चल कैसे रहा है, नॉर्मली तो सोचिए, कोई ना कोई तो खरीद रहा है। कौन ऐसे लोग हैं जो वो खरीद के पहन रहे हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। मैं नॉर्मल शूज में काम चल ही रहा है, एडिडास पे क्यों खर्चा करें? मैं क्यों लूं नाइकी? ट्राई टू अंडरस्टैंड। और नॉर्मल 1,000 रुपए में जूते भी तो चल ही लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा स्टूडेंट लाइफ में अभी नहीं होना चाहिए, बट मैं क्या कह रहा हूँ, वो गोल पालो ताकि तुम्हारे पास हो, लड़के हो या लड़कियां कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको, मैं गर्ल्स को देखा हूँ कितनी सारी, बाहर में भी ऐसी लड़कियां होती हैं, भाई क्या लाइफ के अंदर ब्रांड्स बना के रखी है, स्टेटस लेके चलती है अपना, क्योंकि उसने बनाया है खुद के दम पे वो सब चीज ना। अच्छा लगता है देख के भाई, अच्छा लगता है। ऐसे बच्चे होते हैं कि जो बन गए, यहाँ कितना सिंपल स्लीपर्स वगैरह नॉर्मली रह रहे थे, आज लाइफ सेटल है, तो देखो भैया, ऊपर से नीचे पहले मिलेंगे तो ये एप्पल का, अब एप्पल के फोन में ऐसा क्या रखा है, 1.5 लाख में बात हो जाता है, 10,000 नॉर्मल ही कहानी होती है ना, 10,000 में तो उतने बात होता है, उसमें भी यूट्यूब चल ही जाता है। सही बात है, आपकी सोच ही ऐसी, तो कर ही क्या सकते हैं, नहीं, कर ही क्या सकते हैं, नहीं तो कर ही क्या, सही बात है ना। फिर कंपनी तो बेवकूफ है, 2 लाख 2.5 लाख का फोन बना रही है, लोग तो खरीद रहे हैं। और वही सोचो ना, कौन ऐसे लोग हैं जो वो खरीद रहे हैं। अभी अंबानी जी की शादी में देख रहे थे ना, 2 करोड़ का वॉच गिफ्ट कर रहा था, तो क्यों, क्या जरूरत है? वो हाथी पाल रहा है, अनंत अंबानी, हम क्यों कुत्ता पाले? हमको कोई शौक नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, उन्हीं की इज्जत होती है। मैं बोला था ना कुछ देर पहले स्टार्टिंग में, 10 छोटे छोटे चीज है, अच्छा अभी नहीं कहूंगा बच्चा, अभी देखो, अभी आपकी लाइफ चल रही है, अभी आप इस ग्रोइंग लाइफ में, अभी अच्छा भी लगता है,
आप ज़रूरी है अभी काम पूर्ति वाली चीज़ों पे काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 कपड़े भी लो, ठीक है मानता हूँ। बट जब कभी अपने लेवल पे आ जाना तब मत करना ये, तब आप बेहतर ही बेहतर देखना। और ये बहुत अच्छा लगता है, मैं फ़ील किया हूँ भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सच बात बता रहा हूँ, लाइफ़ में वो पैसेंजर ट्रेन जिसमें बहुत सारे आदमी कुछ-कुछ के मुंडी घुसा के, तो वो इमरजेंसी खिड़की से घुस जाते हैं कुछ लोग। और उससे जब आप हवाई जहाज के बिज़नेस क्लास में बैठते हो ना भई, तो फ़र्क नज़र आता है। कि वो क्लाउड अपने लाइफ़ से अपने कमाई का देखोगे ना, पप्पा जी भी चढ़ा देंगे तुमको, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब अपने पैसों का कमाओगे ना, 22-25 हज़ार रुपए का टिकट लोगे, करोगे और वो क्लाउड्स को जब देखोगे तब पता चलेगा कि ये कमाई का क्या महत्व है। तब मन नहीं करेगा वहाँ से नीचे उतरने का। समझ में आ रही बात है ना? नेक्स्ट टाइम भी फ्लाइट में ही जाना चाहोगे। क्यों? ट्रेन से गए, 48 आवर्स लगा। ठुकवा पे रखिए, ये वो एकदम चल रहा है, खींच रहे हो बैठ के ट्रेने पर। 4 बार बाथरूम जा रहे हैं, 4 बार आ रहे हैं, सो रहे हैं और वेब सीरीज़ देख रहे हैं। और वहाँ देखिए, बैठे, ढाई घंटा में सिटी चेंज। मतलब अगर मैं चाहूँ ना कि अगर मैं मान के चलो यहाँ से पटना से फ्लाइट जाती है। अगर मुझे सूट-वूट पहन के एक फंक्शन अटेंड करना है, 2 घंटे का, ठीक है? तो मैं पटना में कपड़ा डालूँगा और बैंगलोर का फंक्शन अटेंड करके रिटर्न हो जाऊँ, उसी दिन। वहाँ पे फ़र्क नज़र आता है। इसलिए बोलते हैं बेस्ट चुनो यार। और सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा सोचो तुम जस्टिन बीबर से मिलने वाले हो, तो भी मिल पाओगे। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हारा सोच ही छैला बिहारी तक है और खेसारी लाल यादव तक है, तुम यहीं पे घूम जाओगे। रियलिटी बता रहा हूँ। बिहार के पेरी-फेरी में ही रह जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अब खेसारी लाल यादव भी विदेश में जाके शूट कर रहा है। तो सपना देखा तब ना, उसने भी क्या बोला था कि इंटरव्यू देखना, कि दूध बेचते थे और कहाँ वो स्टार बन चुका है। उसके गाने अमेरिका में बज रहे हैं भाई। दुबई में शूट कर रहा है बंदा जाके, वो बिहारी था ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे लोग बढ़ते हैं आगे। इसीलिए सपने पालिए और आगे बढ़िए। आइए बैंगन, आलू, गाजर फैलाते देखिए, इसको देखते हैं। ठीक ना? हो सकता है ये बातें तुम्हें बोरिंग लग रही हो या फिर किसी को बुरा लग रहा हो या फिर लग रहा हो क्या रखा हुआ है, अभी नहीं पता चलेगा। भगवान करे आज से 2 साल 3 साल बाद तुम्हारे माँ-बाप तुमको उस मुकाम पे भेज दें जहाँ पे तुम अकेले हो जाओ अपने फैमिली से। मैं चाहता हूँ ऐसा हो। तुम्हें तब पता चलेगा कि तुम्हारे रूम के बगल में रहने वाला जिस समय रोलेक्स पहन के निकलेगा ना और उसी पार्टी में तुम जाके कोई स्टेशन पर से खड़ा हुआ 250 का वॉच लगा के जाओगे, तब पता चलेगा डिफरेंसेस किसको कहते हैं। तब आएगा उस समय मज़ा, अभी नहीं। रियलिटी है। सच में बता रहा हूँ, वहाँ पे पता चलता है कि कैसे डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। हो सकता है तुम्हारा ही कोई क्लासमेट हो और उसकी ज़िंदगी बदल जाए उसे ड्रास्टिक आज से 5 साल बाद। फ़ील बुरा होता है उस समय। इसलिए बुरा फ़ील करने से अच्छा अभी से सपना पाल लो। देखो सपने, अपना कमाएँगे, अपना बनाएँगे और उससे पहले ना डिसीज़न मत लेना दूसरा चीज़ लाइफ़ के अंदर। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? लाइफ़ को टर्न मत करना जब तक अपना सब कुछ ना हो जाए। अपना खुद का, मैं सच में बताता हूँ, मैं ऐसे लड़के-लड़कियों को बहुत एप्रिसिएशन देता हूँ, तो आपको अपना सपना है। मैं तो देख ही लूँगा ना, जो मैं चाहूँ मैं कर लूँगा क्योंकि मुझे पता है, आई एम हसलिंग फॉर इट। मुझे हसलर्स भी लाइफ़ में पसंद बहुत है, जो बैठे-बिठाए तो ज़िंदगी सबकी अच्छी है। बोले ना एक बार बता दूँ ना, पिंजरा सोने का हो, लोहे का हो, पिंजरा पिंजरा होता है, फिर किसी भी मेटल का बना हो। स्मार्ट हो, दिमाग से चलना, ठीक ना? रियलिटी है। अपना डिपेंडेंसी बनाओ, अपना बनाओ, कहीं से कुछ भी बिलॉन्ग करते हो। लाइफ को हसल और ज़्यादा नहीं, अभी से लेके मैक्सिमम मानता हूँ 16-17 साल एज हो रहा होगा, ठीक ना? सभी का भी, यही 10 के बाद एज होता है। अभी से मैं सच में बताता हूँ 5 से 7 साल मैक्स टू मैक्स। 7 साल अपनी लाइफ के लिए ही जियो। इस समय तुम्हारा न्यूरॉन सबसे अच्छा वर्क करता है तुम्हारे ब्रेन का। तुम सबसे ज़्यादा एजाइल होते हो, तुम्हारे में एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है और इसको बूम करना है तो तुमको एक्सरसाइज़ थोड़ा बहुत करना चाहिए। मैं पहले बोला ही। एजिलिटी अभी सबसे अच्छा है, अभी तुम ज़्यादा सीख सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करो और जो भी कर रहे हो ना, ये सोच के करो कि उसका कल के दिन क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। नहीं तो वो चीज़ बिल्कुल मत करना। एकदम श्योरली बोलता हूँ, अन्यथा आप नहीं कीजिए कुछ भी। केवल तुम ये सोच रहे हो कि बोर्ड में अच्छा नंबर आ जाए, बहुत गंदी सोच है तुम्हारी। तुम फिर आगे 4 साल का क्या सोच रहे हो? और तुम्हारा सोच ही नहीं है 4 साल बाद का। कुछ लोग बोलते हैं आज में जीना चाहिए। आज में जीना चाहिए कल को सोच के। ये मत भूल जाइए केवल आज जी रहे मोमोज़ खा के सुत गए। नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड वही मैं बता रहा हूँ। हमेशा सपने देखो और बड़े सपने देखो। 95 का सपना देखोगे 85% आ जाएँगे, ये श्योर है। देखो मैं भी गधा टाइप का था जब अपने 8-9 में था, 7-8 में। तो मैंने देखा ये साला सब परसेंटेज आ रहा है इन लोगों को, ये क्या चीज़ होता है?
बचपन में आता था मेरे भी, बीच में भूल गए थे थोड़ा। बेइज्जत कर दिया टीचर। बोले नहीं, इसको परसेंटेज वाला का इज्जत है क्लास में, मतलब उसका बात सब मान लेता था। हम लोग को धुतकार के भाग, जैसे स्टाफ रूम जाते थे, तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कोई बैल बकरी आया, भाग भाग भाग। यार मतलब हम लोग भी होमवर्क कर लेते हैं, मान के चलो महीना में एक बारी। इज्जत दे दिए थोड़ा सा। ठीक है चलो अब हम भी होमवर्क करेंगे, फिर हम पढ़ने लगे तो पढ़ने लगे, फिर मजा आ गया, अच्छे आने लगे नंबर, फिर हमको भी इज्जत देने लगा। डिस्करेज इज इम्पोर्टेंट। चलो देखो, आ जाओ बैंगन आलू गाजर, इसमें थोड़ा सा बात, कौन कौन चीज चलेगा दोनों? स्टैंडर्ड कंडक्शन है, लेंथ नाइट कंडक्शन, इसमें तुम बनाओगे ऐसे करके, जो बोलूंगा मैडम बनाओगे, ऐसे ग्राफ नहीं बनाओगे, डब्लू क्या बनाओगे? डब्लू। याद है एक मूवी में डब्लू खोज रहा था सब, कोई मूवी था ना, कौन सा मूवी था? उसमें डब्लू वाला पेड़ जो खोजता है, पैसे रहते हैं उसके नीचे। हाँ, गोलमाल या धमाल? धमाल था ना। हाँ, तो याद है, अभी ये पूछा एक भी नहीं बता रहा था। धमाल याद है इनको। आइए, बैगन लिखिए, फिर आलू लिखिए, गाजर लिखिए, इन लिखिए, थैला लिखिए। इसका पूरा सीक्वेंस बदल जाता है। ठीक है, और ये डब्लू से याद रहेगा आपको, ठीक है। बैगन सबसे ऊपर देखिए, है बैगन। बैगन के बाद कौन ऊपर दिख रहा है? ये हाइट दिखेगा, हाइट। टेलुरियम। फिर कौन दिख रहा है? गैलियम। फिर कौन दिख रहा है? एल्यूमिनियम। और सास लास्ट में कौन दिख रहा है? इंडियम। ये एक्चुअल सीक्वेंस, ये फिगर आपको याद दिलाएगा बार बार। आया समझ में? तो क्या बोलेंगे? बैगन आलू गाजर इन। डब्लू कैसे बनाना है? और इसका सेकंड वाला जो टांग है उसको थोड़ा नीचे कर दीजिए। आया समझ में? तो ये याद रहेगा, और ये सीक्वेंस कई बार पूछा है। चलिए छापिए सब। नेक्स्ट क्लास में याद रखिएगा, एक्सेप्शंस पूछूंगा स्टूल पे खड़ा कर करके, और नहीं बताने पे वैसे ही खड़ा रहिएगा पूरे क्लास में। ऐसा मेरे साथ 8 क्लास में हुआ था, मैं तुमसे बदला निकालूंगा। और मेरे दोस्त लोग मेरे को बेइज्जत कर रहे थे, फिर टीचर खड़ा कर दिया, ओपन से घस रहा था पैर में। मतलब बताइए, ये तो टीचर बेइज्जत किया, उसके सर भी। जल्दी कॉपी करें। आपसे सीनियर लगभग 4-5 साल पहले, नीरज जब पढ़ रहा था मेरे पास, रहीमपुर से आता था, ठीक ना। और उस लड़का का मतलब सिंपली ऐसा समझो ना, एक बड़ी सी 22 इंची वाली साइकिल होती है ना, जिससे दूध पहुंचाता है, दूध वाला आपका, वो साइकिल और स्लीपर से वो बंदा आता था। जा रहे में मैंने उसको स्लीपर से ऊपर कुछ पहनते नहीं देखा, शायद नहीं था, क्यों नहीं था, लॉजिक था। 12th में ही स्टार्टिंग में जैसे बताया था शायद मैंने आपको, उसके पापा जी का देहांत हो गया, और उसके पापा जी पूजा कराते थे, प्रेस्ट थे, और पैर गिर गया था शायद। वो संस्कृत के टीचर थे, होली गंगे स्कूल में भी पढ़ाया था उन्होंने। और उनका लड़का जब मेरे पास पढ़ने आता था, मुझे याद है फर्स्ट पेमेंट जब लेके आया था मेरे पास, वो घर पे मैं पढ़ा था उस समय, टेबल पे रखे से बच्चे गिर के, तो पॉलीथीन में पेमेंट था, पन्नी में सिक्के थे, सिक्के थे उसके अंदर। मैं उसमें से 1 रुपया निकाला था, वो पन्नी वापस कर दी। मैं नहीं लिया, उसमें कुछ पैसे थे, बोला भैया इसमें 7-8 रुपया कम होगा, और कुछ नहीं, 1000-2000 रुपए का डिमांड था। बोले ठीक है तू रख ले इसको। वो बंदा कभी भी नहीं आया ओवर स्मार्ट बन के, मतलब उसको जारे में बुलाया, कभी भी बुलाया, वो बंदा एज इट इज पहुंच जाता था। फाइनली उसका रिजल्ट आया, उसने लगभग 90-91% स्कोर किया, केंद्रीय विद्यालय में था वो, स्कूलिंग कर रहा था संयोग से, और 90-91% स्कोर किया, और वो एक भाई और एक बहन था। मैं कोई कास्टिज्म नहीं कर रहा, प्लीज बुरा मत मानना, बाई कास्ट वो भूमियार जाति से बिलोंग करता था, रहीमपुर का था। और वो डेली आया करता था, और उसके पापा जी प्रेस्ट थे, और वो मास्टर्स इन संस्कृत थे, वो पूजा कराया करते थे कहीं पे, और जो भी पैसा आ जाए फिर घर वर चलता था। और देहांत हो गया पापा का।
और उस बंदे का प्लस 2 में रिजल्ट आया 91%। और उसी दौरान उस बच्चे ने नेवी का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया और उसका पोस्टिंग हुआ त्रिवेंद्रपुरम में सबसे पहले। और वहां पे उस बच्चे ने मुझे एक फोटो भेजा मिरर में खींच के और एक सेल्फी, और उसके अंदर वो नेवी के ड्रेस में था, व्हाइट कलर में विद द व्हाइट शूज। एंड दैट आई रिस्पेक्ट द यूनिफॉर्म जो उसने वियर किया था। और उसी साल उसकी बड़ी दीदी थी, तब बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुआ दरोगा के पद पे, सेम ईयर। अब सोचो उसकी माँ और उनके 2 बच्चे, यही बच गया फैमिली ना। किसी तरीके से स्ट्रगल करके कर्जा पानी लेके घर चल रहा था। वो सूद पे पैसे वैसे होते हैं, ऐसा कुछ। और वो बच्चा दोनों क्वालिफाई कर गया उसी ईयर। तो समझो कितना प्राउड मोमेंट होगा। आज उसकी दीदी कहीं बिहार में ही पोस्टेड है दरोगा के पद पे, और वो लड़का ऑफिसर बन गया है। और अभी कुछ दिन पहले पोस्टेड हुआ था, आई थिंक हैदराबाद में कहीं वो किसी पोर्ट पे है वो। तो समझो कहाँ से कहाँ लोग निकल जाते हैं। बिकॉज ड्रीम बिग था ना यार। कंडीशंस कुछ भी हो, आपने हालात को नहीं देखा, आपने देखा कि सपना क्या था, बन गया। उसी साल विश्वनाथ सर, अगर कोई बच्चा डीएवी का होगा जान रहा होगा सर को, बहुत सीनियर टीचर होंगे। विश्वनाथ सर थे हिंदी के टीचर। अभी जो बच्चा होगा थोड़ा वो अर्ली एज के हो गए। और सर को किडनी फेल्योर हो गया था। उनका बेटा था प्रतीक्षित शुभम, सेम ईयर सेम बैच, नीरज का क्लासमेट, डीएवी में पढ़ रहा था वो। और जिस समय सर पढ़ रहे थे तो सर के बिहाफ पे होता है कि वहां के स्टाफ के बच्चों को पैसे नहीं लगते डीएवी के अंदर। और सर का इलाज में बहुत ज्यादा पैसे जा रहे थे। और टीचर्स डे का टाइम था, तो सर ने मुझे एक शर्ट और एक पैंट का कपड़ा भिजवाया। मैं अमूमन नहीं पहनता सिलवा के कपड़ा, और खुदा ना खास्ता जो रेडीमेड पहनता हूँ ठीक ठाक आ ही जाता है, तो मैं नहीं पहनता। तो मैं वो कपड़े लेके स्काई ब्लू कलर का शर्ट और ग्रे कलर की पैंट थी, तो सर ने मुझे भेजा। और अपनी वाइफ के साथ लगभग मैं बता रहा हूँ, जिन जब सर का देहांत हो उससे 1 महीने पहले वो मेरे पास आए। बोले तुम्हारा छोटा भाई इस पे ध्यान रखना। यही उनका लास्ट शब्द था, फिर वो चले गए। और वो बोल भी नहीं पा रहे थे ज्यादा, शरीर बहुत ज्यादा लीन हो गया था। और बहुत ज्यादा बीमारी थी उनकी, मतलब लाइक स्टेजेस काफी बुरा चल रहा था। मैडम काफी ऑफ होके बैठी हुई थी, मुझे अच्छे से याद है उनका फेस। और 1 महीने बाद पता चलता है फेसबुक पे। और उस समय मुझे अच्छे से याद है, मैं चेन्नई एयरपोर्ट पे था। और मैं ऐप भी खोलता हूँ, उस समय स्टार्टिंग स्टार्टिंग में चल रहा था। और सर का वो आता है कि सर का निधन हो चुका। डीएवी के पेज पर आया, और बहुत सारे बच्चे का मैसेज आ रहा था उसमें। तो मैंने भी अपने साइड से, मुझे काफी बुरा लगा, मैं क्या देखता, मैं देखा, फिर मैं ऑफ करके रख दिया उसको। मैं रिटर्न हुआ। प्रतीक्षित उस साल डीएवी में सेकंड पोजीशन करता है 94% के साथ। सेम ईयर उस लड़का का बीएचयू क्वालिफाई हुआ। सेम ईयर उस लड़के का एनडीए क्वालिफाई हुआ। 7 दिन एसएसबी चलता है उसका। एसएसबी एक फिजिकल टेस्ट होता है और उसके 5वें दिन जाके बच्चा वो रिजेक्ट हो गया। बट वो 5 दिन तक गया और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। अभी बीएचयू से वो कुछ मास्टर्स वगैरह कर रहा है, और सुनने में आया उसका एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का सीजीएल निकल गया। तो मैंने तो देखा है भैया सिमिलर बैचेस में। और वो बैच ऐसा बैच था, उस बैच में लगभग 7 से 8 बच्चे को 90% प्लस रिजल्ट था प्लस 2 में। उसमें से एक लड़का अभी आईआईटी में पढ़ रहा है, अभिषेक। उसकी बहन, मतलब बहुत सारी स्टोरीज है, मैं बोलने लगूंगा तो बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टोरीज हैं। तो एक बैच का बता रहा हूँ आपको, वैसे कई सारी स्टोरीज हैं। एक और मेरी डीएवी की स्टूडेंट थी, बहुत सीनियर आप लोग की, प्रिया नाम था उसका। और प्रिया स्पोर्ट्स इतना अच्छा खेलती थी, पढ़ने में फोड़ू, भयानक पढ़ने में। मैथ्स तो खैर पूछो नहीं, तुम टक्कर नहीं दे सकते उसको। और वो लड़की का सिलेक्शन हुआ, शॉर्ट पुट समझते हो? डिस्कस थ्रो एंड शॉर्ट पुट एक गेम होता है। जैसे एक भारी सा बॉल होता है लोहे का, ओलंपिक्स में होता है ये, और उसको फेंकना रहता है एक सर्टेन रेंज पे, तो शॉर्ट पुट कहते हैं। शॉर्ट पुट में उसका क्लास 11th में इंटरनेशनल सिलेक्शन हुआ। नेशनल नहीं, इंटरनेशनल। स्पोर्ट्स एसोसिएशन बिहार ने उसके लिए दुबई का टिकट भेजा, और घर की कंट्रोवर्सी के कारण वो बच्ची नहीं गई, वहां नहीं गई। अच्छे से मुझे याद है।
सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, वीज़ा सब बना हुआ था और नेशनली वो सेलेक्ट हो चुकी थी और उसके ऊपर अगर जाती तो फिर ओलंपिक्स में उसका होता। ओलंपिक्स में डिस्कस थ्रो, शॉट पुट्स का पोजीशन है। जैसे आप जेवलिन थ्रो करते हो ना, एक भारी सा बॉल आता है। देखा होगा आपने, ऐसे कंधे पे रखेगा उसको फेंकेगा ऐसे करके। शॉट पुट थ्रो कहते हैं उसको और खो-खो बहुत अच्छा खेलती थी वो। तो उस बच्ची का सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके घर वाले नहीं जाने दिए, थोड़ा-सा इश्यूज़ वगैरह था। और पता है वो डीएवी का पेमेंट कैसे भरती थी? मुझे जहाँ तक याद है, ये मेरा पेमेंट मुझे ये बात प्लस 2 में पता चला, वो अब मेरे ट्यूशन से पहले और मेरे ट्यूशन के बाद 4-5 बच्चों को घर पे पढ़ाती थी जाके, मैथ्स वगैरह, साइंस वगैरह। और उन पेमेंट से वो डीएवी का पेमेंट भरती थी और मेरा भी पेमेंट भरती थी। और फाइनली वो बच्ची अपने क्लास में रैंक 1 की थी, अच्छे से याद है, फर्स्ट रैंकर थी। और उसने उस बच्ची का रिकॉर्ड तोड़ा, श्रेया सोलोनी का। श्रेया सोलोनी ऑल इंडिया कह रहा है, पूरे बिहार के बीपीएससी में रैंक 3 है उसका। पलट के देख लीजिएगा। अभी वो एसडीएम है, जयप्रकाश नगर घर है। सिप्पी सोलोनी दीदी की बहन है। सिप्पी सोलोनी मेरी दीदी की क्लासमेट। अभी वो एसडीएम है और बीपीएससी में, छोड़िए बीपीएससी, बीपीएससी में पूरे बिहार में तीसरा रैंक था उस लड़की। और वो लड़की का रिकॉर्ड तोड़ने वाली प्रिया ही थी। प्लस 2 में रिजल्ट जो आया था वो सबसे हाईएस्ट रिजल्ट श्रेया सोलोनी का था। उसको सरपास की थी प्रिया और उसको सरपास फिर की एक और मेरी स्टूडेंट, उसका नाम था आदिति। मतलब मैंने ही रिकॉर्ड तोड़वाए, फिर से मैंने रिकॉर्ड बनाया और फिर एक रिकॉर्ड बना था। और अभी जो संस्कृति का और प्राची का हुआ, तो प्राची ने फिर से रिकॉर्ड तोड़ा आदित्य का। और अभी प्राची आईआईटी में, पीएचयू में हो गया, उसका मिल गया। लाइक मैं तुमसे बोला था, मिलवा नहीं पाया, मैं थोड़ा सा बिजी था 17 तारीख को लेके। एक दिन मैं जरूर बुलाऊंगा उस बच्चे को, आपसे जाने से पहले वो मिल के जाएंगे। 30 जुलाई से एग्जाम क्लास स्टार्ट है। देखो बच्चा, और सबसे बड़ी बात है, नॉन स्कूलिंग, कोई कोटा पटना नहीं, यही बेंच यही सीट, डायरेक्शन अच्छा था, आज बच्ची आईआईटी में है। यही खगड़िया टाउन से। सबसे बड़ी बात ये सुनिए आप, ये टाउन यही था। ना कोटा का बड़ा स्ट्रक्चर, ना पेमेंट, बस कंसस होके पड़ रही थी। मैंने शुरू में आपको बोला, क्या आपको ज्यादा अगर लग रहा है नॉन स्कूलिंग होके कि टाइम आपका बीत रहा है, आप हाइब्रिड मोड अपना लो। आप कहीं से भी एजुकेशन लो, एक ऑनलाइन ले लो, एक ऑफलाइन आप पढ़ ही रहे। डायरेक्शन हम दोनों देंगे आपको, बट आप पढ़िए और पढ़ के बड़ा गोल पालिए। उस बच्ची का 97% था, मैं बता रहा हूँ बोर्ड का 97%, पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक। अब इससे बियॉन्ड तो नहीं हो सकता ना, सीबीएसई में क्या ही होगा, 97% आ ही गया आपको, अब क्या ही ज्यादा लाएंगे, अब 99 ला के, समझ रहे हो एक ही बात होता है। और डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक कर रहे हो आप, तो आपका सबसे टॉप रिजल्ट है अपने बोर्ड्स में। बट क्या वो सेटिस्फेक्शन देगा जितना आईआईटी का रिजल्ट दिया? आईआईटी तो फ्यूचर बना के गया। आईआईटी तो फ्यूचर अगले 4 साल सिक्योर, उसके आगे आने वाले 4 साल सिक्योर, या उसके आने वाले 30 साल सिक्योर। आईआईटी में घुसने के साथ तीसरे ईयर में काउंसलिंग स्टार्ट होती है, चौथे ईयर में जॉब लगता है, चौथा ईयर फोकट में निकलता है, कुछ नहीं होता उसमें, बस पेपर क्वालिफाई करना रहता है। जॉब आपको तीसरे ईयर में ही दे देती है आईआईटी, फिर ले लो आप। और उससे भी नहीं, मैंने कुछ आजकल तो बहुत है, इंटरनेट में फ्रीलांसिंग कर लो, कोई इंस्टीट्यूट में फिजिक्स मैथ्स का टीचर बन जाओ, पैसे ही पैसे, पैसा ही पैसा होगा, वो लाइक अक्षय कुमार का डायलॉग। ये रियलिटी है, रियलिटी है, आईआईटी का है। मेडिकल कॉलेज में चल जाओ, ऐसे ही अपॉर्चुनिटी 10 को खुल जाती है। अब वो क्या लगता है मेडिकल कॉलेज में खाली जाके बायोलॉजी और एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं? नहीं भाई, 100 पैसे की अपॉर्चुनिटी खुल चुकी होती है वहां पर। हो सकता है तुम्हारे पापा ने, तुमने 10 लाख 15 लाख का लोन लिया हो, फिर फोर्थ ईयर एमबीबीएस में आते आते कोई ऐसे इंस्टीट्यूट में, मान के चलो तुमने बहुत अच्छा पढ़ाना चालू कर दिया और तुमने एक वीडियो भेजे, और हो सकता है तुम्हें अन अकेडमी अप्रोच कर ले, फिजिक्स वाला अप्रोच कर ले। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या लग रहा है? एक बार में बोलेगा मैम एक काम करूं, आप कौन से एमबीबीएस कॉलेज में इसके अंदर है, आप 15 लाख का पैकेज ले लो, तुम्हारा लोन 10 लाख का है, फर्स्ट अटेम्प्ट में सारा चुकता करो, खत्म करो। ये होता है वहां, जाना पड़ेगा लेकिन वहां। यूट्यूब पे चैनल तुम्हारा अपडेट हो गया, इंस्टाग्राम पे फॉलो करने लगे लोग को, वो अलग पेमेंट आ रहा है। मैं बार बार तुम्हें पैसे की याद इसलिए दिला रहा हूँ बिकॉज रियलिटी है, बिना पैसे की ये जिंदगी नहीं जी जाती। गलत फहमी है अगर कोई बोल रहा है बिना पैसे के बहुत अच्छा होता है सब कुछ, हाँ, कुछ नहीं होता है।
काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं लाइफ़ के अंदर, ठीक है? इसीलिए प्लीज़ ड्रीम बिग, गो बिग, लाइफ़ में बहुत अच्छा करो, सब करो। और अगर अच्छा खुदा के वास्ते अगर तुमको ज़िंदगी में बहुत कुछ मिला है, तुम इसी रूम में रहते हो, घर में तमाम फैसिलिटीज़ है तुम्हारे, तो अच्छी बात है ना। तुम्हारे लिए तो और चैलेंजिंग हो गया, क्योंकि पापा ने हर कुछ दे दिया, तो तुमको और ऊपर जाना है ना। इसीलिए और सुविधा के साथ अच्छा 1 मिनट, जिसके पास सुविधा नहीं है ना, उसको क्वालीफ़ाई करना आसान है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं है ना। मोबाइल, इंटरनेट ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, पैकेज खत्म हो जाएगा। टीवी ज़्यादा बड़ा है नहीं जो देखने में मन लगेगा। समझ में आ रही बात है? और जिनके घर में ये सब फैसिलिटी है, उनको दिक्कत है। अभी मन कर गया ये देख लो, अभी मन कर गया वो देख लो, अच्छा नहीं लग रहा ये खाना खा लो, ज़ोमैटो कर लो। तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शंस 10 हैं और शायद मैक्सिमम तुम्हारी फैमिली ऐसी ही है। और उस बच्चे के लिए आसान है, ज़ोमैटो कर नहीं सकता, पेमेंट कौन करेगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। हो सकता है इलाके में ज़ोमैटो आता ही ना हो। इंटरनेट का 1.5 जीबी का पैक है, ऑन एंड ऑफ उसको कोई लेक्चर ही देख के खत्म करना है। तो 1.5 जीबी वो फालतू का यूट्यूब पे स्क्रॉल नहीं करेगा और वो कोई इंस्टाग्राम पे फ़ोटो नहीं बनाएगा। हो सकता है लड़के-लड़कियाँ तुम्हारे दोस्त हों, उससे कौन दोस्ती करेगा? नॉर्मल सी बात। क्योंकि हर को चाहिए अच्छा, वो खुद कैसा भी हो, खुद मनमानुस हो लेकिन चाहिए बहुत अच्छा। रियलिटी है भई, है या नहीं है? तो इसलिए उनके लिए ये सब कुछ नहीं है। तो तुम्हारे लिए हर कुछ डिस्ट्रैक्शंस के तौर पे खड़ा है। इसीलिए बी रेडी और करके भैया मैं सच बात बोल रहा हूँ, 5 साल आगे का सिक्योर कर लो, वो 5 साल तुम्हारे आगे आने वाले 30 साल को सिक्योर करके दे देगा। बाद बाकी जो करना है करो, मैं तुम्हारे लिए बस बोल रहा हूँ कि अच्छा पैसा, अच्छी ज़िंदगी बहुत मज़ा आता है जीने में। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है भाई, रियलिटी अगर कभी ऐसा थो